हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस पे हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि महिला, पुरुष और बच्चों की खरीद बिक्री पर कानून कैसे रोक लगाता है। हमने आर्टिकल 21 में गोपालनवाद पढ़ा था। गोपालनवाद में हमने पढ़ा था कि हमारे जो जीवन का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करके बताया था कि आपके शरीर के जो अंग हैं उनकी बाहरी हमले से सुरक्षा भी आपके जीवन का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता में आता है। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी मनुष्य के शरीर के अंगों की खरीद बिक्री होती है तो कानून उसको कैसे रोकता है। साथ ही बात करेंगे आस्था और धर्म के नाम पर देश में चलने वाली देवदासी जैसी प्रथाओं पर कानून कैसे अपना शिकंजा कसता है, ये बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना मौलिक अधिकार आर्टिकल 23। देखिए आर्टिकल 23 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 23 कहता है कि अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है। आप मानव व्यापार नहीं कर सकते, बलात्श्रम नहीं करा सकते, इसका निषेध है। तो थोड़ा समझते हैं क्या होता है मानव व्यापार। देखिए मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आता है। मानव दुर्व्यापार से क्या मतलब है, देखिए मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल होता है। मानव दुर्व्यापार की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं खरीद बिक्री। खरीद बिक्री किसकी खरीद बिक्री? खरीद बिक्री किसकी? मानवीय अंगों की। मानवीय अंगों की खरीद बिक्री। इसके साथ ही महिलाओं का होने वाला दुर्व्यापार, महिला दुर्व्यापार। महिला दुर्व्यापार कैसे होता है? जैसे वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति या देवदासी प्रथाएं जैसी होती हैं। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा। अब ये देवदासी प्रथा क्या है? देखिए भारत की देवदासी प्रथा की जब हम बात करते हैं, ये भारत में प्रचलित एक प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, मूलतः जब हम बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत में महिलाओं को धर्म के नाम पर वैश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाता है। महिलाएं भी सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आकर इस तरह की धार्मिक कुरीति का शिकार हो जाती हैं, जबकि धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, धर्म का इससे कोई लिंक नहीं है। इस तरह की प्रथाएं भारत में चलती। तो इसके अलावा मानव दुर्व्यापार में और क्या शामिल है? बच्चों का दुर्व्यापार, बच्चों का दुर्व्यापार, ये सारी चीजें आती हैं मानव दुर्व्यापार में। देखिए ये बात हो गई मानव दुर्व्यापार की। अब आगे कह रहा है बलात्श्रम। बलात्श्रम आगे कह रहा है बलात्श्रम। अब ये बलात्श्रम क्या होता है? बलात्श्रम का मतलब होता है, बलात्श्रम को समझते हैं, क्योंकि देखिए टर्म्स अगर आपको ठीक से क्लियर होंगे तभी आप आंसर्स भी लिख पाएंगे, अगर चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती काम कराना, किसी से जबरन काम कराना, कार्य कराना, और बंधुआ प्रथा, बंधुआ मजदूरी भी इसके अंदर आती है। मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ये होता है बलात्श्रम। किसी से जबरन कार्य कराना, काम कराना, या बंधुआ मजदूरी, ये बलात्श्रम के अंदर आता है। और ये दोनों ही आर्टिकल 23 में, ये दोनों ही, इस पर दोनों पर ही बैन लगा हुआ है, इन दोनों को ही निषेध माना गया है। देखिए
इसके अलावा एक टर्म और होती है जिसको बोलते हैं बेगार, को बोलते हैं बेगार। बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब होता है किसी से बिना पैसे दिए कार्य कराना, बिना पैसे दिए कार्य कराना या बिना भुगतान के कार्य कराना। कार्य कराना ये होता है बेगार। ये टर्म्स आपको समझने जरूरी है, वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। देखिए इसमें एक चीज और जानते हैं कि पहले ये टर्म समझ लेते हैं। ये जो बेगार हमने शब्द सुना है, बंधुआ मजदूरी की हमने बात की है, तो इसमें एक चीज हम ये देखेंगे, बेगार जो शब्द है इसमें हम चीज देखेंगे, एक एशियाड केस के बारे में बात करेंगे, एशियाड वर्कर्स केस, एशियाड वर्कर्स केस के बारे में बात करेंगे। एशियाड वर्कर्स केस। देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। आर्टिकल जो 21 हमने पढ़ा था उसमें बहुत सारे केसेस की बात की थी। हमने बात की थी अलग अलग केसेस में, कैसे गोपालन केस हो, मानेका गांधी केस हो, या फिर शिवकांत एडीएम जबलपुर की बात करी थी। और उसके अलावा भी हमने देखा था कि पुट्टा स्वामी केस में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, डिफाइन कर रहा था कि आर्टिकल 21 जो हमारा जीवन का अधिकार है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। वही जब हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, तो उसमें समझेंगे, इससे रिलेटेड एक केस हम देखेंगे। यह है एशियाड वर्कर्स केस। ये क्या केस है? ये केस है कि देखिए भारत में एशियाई खेल होने वाले थे, तो निर्माणाधीन काम चल रहा था। उसमें क्या हुआ कि जो मजदूर थे, मजदूरों की जितनी मजदूरी तय थी उस मजदूरी से कम उनको मजदूरी दी जा रही थी। और इसके अलावा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो थे उनको ऐसे कार्य में लगाया जा रहा था जिसमें उसको नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी चीज ये हुई कि कानून के आधार पर, कानून के तहत भी ये तय होता है कि आप कितने घंटे मिनिमम काम करेंगे। तो जितने कानून के आधार पर घंटे तय थे उससे ज्यादा काम कराया जा रहा था। मजदूरों को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, उनकी जो रहने की स्थिति ठीक नहीं थी, उनको जो रहने का अरेंजमेंट थे वो ठीक नहीं थे, जो दूसरी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और 1980 में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध एक अपील एक दर्ज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है मजदूरों के खिलाफ। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार हो या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली का प्रशासन, उनसे कहा कि आप मजदूरों को जो तय मजदूरी है वो दीजिए, उनके रहने की उचित व्यवस्था कीजिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराइए। ये सारी चीजें उसमें कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए अगर आप नियमित निर्धारित जो मजदूरी है उससे कम अगर मजदूरों को देते हैं तो वो भी बेगार के समान होगा। जो बेगार हम वर्ड पढ़ रहे थे उसके समान होगा, इसके समान होगा। उसको भी ऐसा माना जाएगा कि आप बिना पैसे के काम करा रहे हैं। तो ये बेगार शब्द इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन करा कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने वर्डिक्ट में इसको यूज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए बेगार के समान है इसलिए मजदूरी दीजिए प्रॉपर उनको। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए आप तय जो मजदूरी दे रहे हैं वो भी इनके जीवन के अधिकार में शामिल है, इनको शोषण के विरुद्ध यहाँ से अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद जो श्रमिक के कानून थे वो लागू कराए गए। ये इंपॉर्टेंस हुई इस केस की। इसके बाद में यह अधिकार किस किस को मिलते हैं? ये अधिकार मिलते हैं नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते, किसी से भी ज्यादा काम नहीं करा सकते। यह अधिकार किसी व्यक्ति को, राज्य या किसी अन्य व्यक्ति को, दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखो यह अधिकार किसी व्यक्ति को, किसी राज्य से और किसी अन्य व्यक्ति दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है कि आप राज्य के अंदर काम कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के अंदर काम कर रहे हैं। आपको प्रॉपर सारा चीजों का ध्यान रखा जाएगा, आपका शोषण नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 23 में कहता है कि राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, अब देखिए हमें अभी पढ़ रहे थे बलात् श्रम, बलात् श्रम जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे उसका ये क्या है? एक अपवाद है, उसका अपवाद है। अपवाद कैसे है? उसका अपवाद कैसे है? ये अपवाद कैसे है कि राज्य क्या कर सकता है? सार्वजनिक उद्देश्य से
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, कोई सेवा के काम के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान कर सकती है, जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आरोपित कर सकती है। कोई सैन्य सेवा में काम हो, कोई सामाजिक सेवा में, कोई इमरजेंसी हो, तो ऑब्वियसली राज्य बोल सकता है कि आप काम करिए, और आप इस काम के लिए राज्य को बाध्य नहीं करेंगे कि वो आपको वेतन दे, आप उसको बाध्य नहीं करेंगे। अब इसमें कहता है कि आयु का निर्धारण नहीं किया गया है आर्टिकल 23 में कि किस एज ग्रुप की बात हो रही है। हालांकि बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बच्चों से आप ऐसी जगह काम नहीं करा सकते जो उनके लिए ठीक ना हो, इसका डिटेल डिस्कशन हम आर्टिकल 24 में करेंगे। फिलहाल 23 में कह रहा है कि आयु का निर्धारण नहीं किया गया। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं फंसेंगे आप प्रीलिम्स में, यही क्वेश्चन पूछेगा, यही रख देगा आपको ऑप्शन में, और आप यहाँ कंफ्यूज करेंगे। सो आर्टिकल 23 में आयु का निर्धारण नहीं किया गया है कि किस आयु वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। मानव दुर्व्यापार से अभिप्राय क्या है? मानव दुर्व्यापार का मतलब है, जिसको अभी हम पढ़ चुके हैं, कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद बिक्री, वैश्यावृत्ति सहित महिलाओं एवं बच्चों के साथ अनैतिक देह व्यापार, देवदासी प्रथा हो या दास प्रथा हो। देखिए, एक और है विशाखावाद केस है। विशाखावाद केस क्या है? ये 1997 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि वर्क प्लेस पे यौन शोषण से संबंधित था। तब सुप्रीम कोर्ट ने शोषण की परिभाषा जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया, उसका विस्तार करते हुए बताया। विशाखावाद केस है ये, इसको लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा, लिखने से चीजें याद रहती हैं। विशाखावाद, इस विशाखावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो शोषण की परिभाषा है उसका एक्सप्लेन करते हुए, उसका विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, जो शोषण है, यौन शोषण भी आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। शोषण का ये 1997 का ही केस है। ये इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है, उसमें मेंशन कीजिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। इससे जो आपकी आंसर राइटिंग में आपके क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो एनहेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ विशाखावाद केस। ऐसे ही तो ये दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते, ये सारा तो हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, अभी हमने पढ़ा ही है। तो आर्टिकल 23 में ये दिया हुआ है। इसमें एक चीज और देखते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट तो अपने निर्णय सुनाता है, अपने फैसले देता है, और जो वर्ड होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनका विस्तार करता है, एक्सप्लेन कर करके बताता है कि देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये भी शामिल है, जीवन के अधिकार में ये चीज शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यौन शोषण भी आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अब देखिए, इसमें एक चीज और भी है, जैसे भीख मांगना, ये भी एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। प्रोस्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये इलीगल है, भारत के अंदर इलीगल है। सो इसमें क्या है कि देखिए, अगर प्रोस्टिट्यूशन को आप देश में लीगल कर देंगे तो जो सामाजिक बुराइयां हैं आप उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो एक सामाजिक समस्या ही है। सो ये संसद बीच बीच में एक्सप्लेन करके बताती है, इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं इसमें चीज दी हुई है कि ये सारी चीजें जो है ये गलत हैं, ये सब आप काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 में संसद को ये पावर मिली हुई है कि कुछ मौलिक अधिकारों को वो प्रभावी बना सकती है, कुछ मौलिक अधिकारों को वो प्रभावी बना सकती है। इसीलिए अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 संसद ने बनाया। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम को लिख लीजिए। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। इस तरह के अधिनियम सुप्रीम कोर्ट ने बनाए, समय समय पर बनाता रहता है। और कब बनाया था ये? 1956 में इसको बनाया गया था। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनवाया था। तो ये सारे हैं। बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम भी बनाया गया 1976 में। तो ये सारे हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लिख लेते हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ये 1976 में बनाया था। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चे हो, महिला हो या फिर पुरुष हो। आप उनके अंगों की सुरक्षा, ये सारी चीजें, अंगों, बाहरी हमले से अंगों की सुरक्षा आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा था, और यहाँ पे पढ़ा है हमने आर्टिकल 23
4 में कि कैसे आप उनका जो है खरीद बिक्री नहीं कर सकते, आप उनका व्यापार नहीं कर सकते। तो गाइस दिस इज आर्टिकल 23। जुड़े रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।